तो हम बात करेंगे चुनावी अखाड़ा की। विकास का मुद्दा उठता है लेकिन अंत में धर्म पर राजनीति पहुंच जाती है। जनता के बीच धर्म और सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण का ये जो खेल है, ये जो मुद्दा है, इसको लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। चुनाव आयोग के पास भी शिकायतों का अंबार लगा हुआ है और लगातार शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। बीजेपी की शिकायत है कि कांग्रेस भाषा और धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है, तो वहीं विपक्ष आरक्षण और संविधान बदलने का आरोप लगा रही है। इन तमाम आरोपों सहित बेरोजगारी जैसे मुद्दों को विपक्ष लगातार हवा दे रही है, कांग्रेस भी हवा दे रही है। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए आप। मुद्दों की लड़ाई में कौन किस पर भारी, कोई मुद्दा ऐसा नहीं जो हर जगह के लिए एक हो। हर जगह के लिए सियासी दलों के अलग हैं मुद्दे। मुद्दों का बखराव क्या चुनाव परिणामों पर असर डालेगा? एनडीए गठबंधन 10 साल की उपलब्धियों और भविष्य के दृष्टिकोण पर समर्थन मांग रहा है। विपक्ष का आरोप, एनडीए की नीतियों ने गरीबों को बर्बाद और तबाह किया। लोकतंत्र और अन्य संवैधानिक मूल्यों की हानि होने की आशंका जता रहा विपक्ष। बेरोजगारी और महंगाई इस चुनाव में बड़े मुद्दों के रूप में उभरे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में कोई मुद्दा ऐसा नहीं दिख रहा है जो हर जगह के लिए एक हो। मुद्दों पर यह पूरा चुनाव विकेंद्रित हो गया है। 2 चरणों के मतदान हो जाने के बाद लोकसभा चुनाव में कोई तय मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में राज्यों के साथ ही लोकसभा चुनाव तक में अलग अलग मुद्दे दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मुद्दों का ये बिखराव क्या असर डालेगा? भाजपा गठबंधन इस चुनाव को न केवल अपने दशक भर के शासन के प्रमाण और भविष्य के अपने दृष्टिकोण के प्रति जनादेश पाने के रूप में पेश कर रहा है। विपक्षी गठबंधन बड़े जोरदार ढंग से तर्क दे रहा है कि एनडीए की नीतियों ने अब तक देश के गरीबों को बर्बाद और तबाह किया है और इससे लोकतंत्र और अन्य संवैधानिक मूल्यों की हानि होने की भी आशंका बढ़ी है। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों पक्ष अत्यधिक भिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे चुनाव पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं। खासतौर पर बेरोजगारी और महंगाई इस चुनाव में बहुत बड़े मुद्दों के रूप में उभर रहे हैं। कहीं जाति की बात हो रही है तो कहीं रोजगार की बात हो रही है। सनातन की बात भी कई मतदाता कर रहे हैं। वहीं दक्षिण भारत के मुद्दे कुछ अलग हैं और वहां के मुद्दे अलग ढंग से उठाए गए हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे अलग हैं। महिलाओं की जहां तक बात है तो उन्हें ये चाहिए कि उनके लिए क्या क्या किया गया, ये भी मुद्दा है। भाजपा का घोषणा पत्र, जिसे उसके आधिकारिक चुनावी मंच का प्रतिनिधित्व करने के रूप में लिया जा सकता है, उसमें इन मोर्चों पर किसी भी उपलब्धि या भविष्य के वादों का अभाव है। वो पिछली यूपीए सरकारों की 2 विफलताओं के रूप में नौकरियों और महंगाई पर निर्भरता के बिल्कुल विपरीत है, जिसे भाजपा ने पिछले 2 चुनावों में लगातार दोहराया था। अब मोर्चे पर आक्रामक इंडिया गठबंधन। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग का दौर जारी है। 2 चरणों की बात करें तो अब तक एक ही बात सामने आई है, यही कि इंडिया गठबंधन ने रणनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए कुछ मुद्दों पर एनडीए को घेरने में सफल साबित हुई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार करने में लगे हुए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी शुरुआती सुस्ती के बाद अब मोर्चे पर आक्रामक हो गया है। इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के पास मौका है कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सबसे अधिक दिनों तक देश के पीएम रहने का रिकॉर्ड तोड़ सके। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दिन रात एक किए हुए है। पीएम मोदी के मिशन 400 पार के लिए साम दाम दंड भेद सभी लेवल पर काम हो रहा है। हालांकि जिस तरह पहले फेज 2 की वोटिंग से रुझान मिल रहे हैं, वो बीजेपी के लिए बहुत आशाजनक नहीं है। बीजेपी 2024 चुनाव में अब तक 432 उम्मीदवार उतार चुकी है। अभी करीब 10 सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला होना बाकी है। इस तरह करीब 442 सीटों पर बीजेपी कुल उम्मीदवार उतार सकती है।
अगर बीजेपी को 370 सीटें हासिल करनी है तो इसके लिए जरूरी होगा कि कुल उम्मीदवारों में करीब 86% कैंडिडेट हर हाल में विजयी हों। पर अभी जो हालात बन रहे हैं उससे तो यही लगता है कि बीजेपी के लिए यह टारगेट बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कुछ मुद्दे और बातें बीजेपी के लिए मुश्किल बनती जा रही हैं। लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। ये जो लोग कह रहे हैं आजकल, बड़े बड़े जो दिल्ली से लेकर के और जो बीजेपी को कभी कभी सुझाव देते हैं, जो केवल भारत का नहीं दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है, इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? ये जो हवाई जहाज वाले विभाग बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी, बताओ वहां क्या आरक्षण लागू होगा? आरक्षण खत्म करने को लेकर घेराबंदी। आपको बता दें कि विपक्ष इस बात का नैरेटिव सेट करने में सफल हुआ है कि सरकार आरक्षण खत्म करने वाली है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो तक जारी कर दिया गया है। मामला इतना संवेदनशील हो गया है कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ फर्जी वीडियो जारी करने का मामला भी दर्ज हो गया है। आरक्षण पर आप नेता संजय गांधी, तेजस्वी यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे तमाम नेताओं ने इस दौर में ऐसे बयान दिए हैं जिसका मतलब है कि बीजेपी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में आरक्षण को खत्म करने का मन बना रही है। वहीं आरक्षण के मुद्दे को बढ़ता देख खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदि नेताओं को बार बार बोलना पड़ रहा है कि देश में कोई भी सरकार आ जाए, आरक्षण नहीं खत्म कर सकती। बीजेपी ये भी उदाहरण देती फिर रही है कि प्रमोशन में आरक्षण खत्म करना कोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी ने इसे कानून बनाया, जबकि इंडिया गठबंधन की कई पार्टियों ने तब विरोध किया था। बीजेपी कर्नाटक का भी उदाहरण दे रही है कि किस तरह सभी मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देने से पिछड़ों का हक मारा गया है। पर बीजेपी जिस तरह इस मुद्दे पर सफाई देने लगी है, उससे यही लगता है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को घेरने में सफल रहा है। ये मुझे सवाल पूछते हैं 400 पार क्यों? मैं जवाब देता हूं, आप जो राज्यों में हथकंडे अपना रहे हो, दलितों के, आदिवासियों के, ओबीसी के आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो, आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार
इस देश में 10 शासन चल रही हैं और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। संविधान बचाने का मुद्दा पकड़ रहा तूल। जवाबी तौर पर अचानक पिछले दिनों में देश में संविधान बचाने की बात दोनों पक्षों से होने लगी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए लगा रही है कि देश में बहुत से कानूनों को बदला जा सके। विपक्ष ने बहुत ही संगठित तरीके से इस बात को आम लोगों के बीच फैलाया है। वहीं गांव-गांव में ये बात मुद्दा बन रहा है कि ईडी, सीबीआई के जरिए सरकार मनमानी कर रही है। यहाँ तक कि विपक्ष ने बहुत तरीके से ये बात भी फैलाई है कि अगर बीजेपी सरकार वापस आती है तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे, जबकि ऐसी बातें आज के दौर में किसी भी दल के लिए संभव नहीं है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जनता इन बातों से प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता भी बार बार ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो अनुसूचित जातियों और पिछड़ों के आरक्षण में मुस्लिम लोगों को भी हिस्सा दे दिया जाएगा। हार्डकोर वोटर राजपूत बीजेपी से नाराज। तो वहीं आपको बता दें कि राजपूत बीजेपी के हार्डकोर वोटर रहे हैं, पर इस बार गुजरात, राजस्थान और यूपी में इस समुदाय में असंतोष देखा जा रहा है। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश में राजपूत बाहुल्य वाले गाजियाबाद और नोएडा सबसे कम वोटिंग परसेंटेज शायद इसी का सबसे बड़ा सबूत है। पहले चरण में भी मुजफ्फरनगर आदि में राजपूतों की नाराजगी स्पष्ट देखी गई थी। राजपूतों को मनाने के लिए यूपी में इसी समुदाय के 2 कद्दावर नेताओं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पार्टी ने लगाया था, पर उसका कोई फायदा मिलते अभी तक दिख नहीं रहा। सांसद रेवन्ना मामले से बीजेपी की किरकिरी। उधर कर्नाटक में दूसरे चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले देश के पूर्व पीएम HD देवगौड़ा के पोते सांसद प्रज्वल रेवन्ना की सैकड़ों सेक्स सीडी वायरल हुई थी। इन सीडी के वायरल होते ही रेवन्ना के घर की एक कुक ने रेवन्ना और उनके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों महिलाओं के साथ इन वीडियो क्लिप को खुद रेवन्ना ने ही शूट भी किया था। इस घटना के सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का भी फैसला किया है। बताया जा रहा है कि रेवन्ना जर्मनी भाग गए हैं। चूंकि बीजेपी और जेडीएस कर्नाटक में एक साथ चुनाव लड़ रही है, इसलिए जाहिर है कि रेवन्ना को लेकर बीजेपी की किरकिरी होनी तय है। चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। बी टीम वाला फैक्टर गायब। बीजेपी के लिए 2014 और 2019 के चुनावों में कभी बीएसपी तो कभी AIMIM के प्रत्याशियों ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर बीजेपी को बहुत सी सीटों पर लाभ पहुंचाया, पर इस बार असुद्दीन ओवैसी और मायावती से इस प्रकार का परोक्ष सपोर्ट मिलता नहीं दिख रहा है। विपक्ष इन दोनों नेताओं पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाता रहा है, पर इस बार ये दोनों फैक्टर गायब है। ओवैसी ने पहले कहा था कि वो यूपी में 34 और बिहार में 40 प्रत्याशी खड़ा करेंगे, पर अब AIMIM का केवल 1 प्रत्याशी बिहार के किशनगंज में दिख रहा है। उसी तरह बीएसपी पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक करीब 1.5 दर्जन उम्मीदवार ऐसे खड़े किए हैं जो सीधे सीधे बीजेपी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।